Hello dear students, hope this online teaching is giving you the same benefit as your classroom teaching. Now here we will continue our chapter electricity. In the last lecture our last topic was about resistance and I told you about what is resistance and cause of resistance. Now today we will cover two topics, resistance and resistivity. Also, we will do some numerical problem on Ohm's law. So now, let's start. फर्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले चार फैक्टर्स होते हैं. एक होता है मटीरियल. मटीरियल मीन्स नेचर क्या है मटीरियल का. मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था मटीरियल्स का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर अपने पहले वाले वीडियोस में. तो यहाँ पर किस तरीके का नेचर है मटेरियल का उस पर डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका रेजिस्टेंस होगा. जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है कंडक्टर्स का, और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि कंडक्टर्स जो हैं ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं बट इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते. सेकेंड पॉइंट है इसमें लेंथ का. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो एक लॉन्ग वायर होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो शॉर्ट वायर होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो लॉन्ग वायर होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा पाथ वो ट्रेवल करेगा कोलिजन उतना ही ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा. तो रेजिस्टेंस पर जो है लेंथ का इफ़ेक्ट होता है. अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया. जो हमारा वायर है, जो हमारा मटेरियल है, उसका एरिया कितना है, एरिया कैसा है. अब एक दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एक थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जो थिन वायर होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पतली वायर होगी वो ज़्यादा अपोज करेगी इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को. वहाँ इलेक्ट्रॉन इजीली फ़्लो नहीं कर पाएगा पतली वायर में. तो अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. आई अगेन रिपीट, ज़रा इसे ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग. अगर थिन वायर है, थिन मतलब पतली, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर थिक वायर है, थिक मतलब मोटी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर. तो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है. जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जब वो ज़्यादा एनर्जी से मूव करते हैं तो वहाँ कोलिजन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है इंसुलेटर का केस. अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. टेम्परेचर बढ़ने पर वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जो इंसुलेटर्स या सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये चार हमारे पास फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं: मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर. देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था लॉन्गर मटेरियल्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस. तो आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं. एल लेंथ है तो रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 एल लेंथ है तो रेजिस्टेंस 2 ओम. तो छोटी लेंथ का रेजिस्टेंस कम और बड़ी लेंथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा. सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर ए है तो रेजिस्टेंस 2 ओम है. ध्यान देंगे, अगर एरिया ए है तो रेजिस्टेंस 2 ओम, लेकिन अगर एरिया 2A हो गया है तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया है. मीन्स एरिया ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस कम और एरिया कम था तो रेजिस्टेंस ज़्यादा.
ऐसे ही टेम्परेचर का कंसेप्ट आ गया, टेम्परेचर टी पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, हायर टेम्परेचर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस हायर होता है। द काइंड ऑफ मटेरियल, मटेरियल के काइंड पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। जैसे आयरन हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, आयरन हैज़ मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन अ ज्योमेट्रिकल सिमिलर कॉपर कंडक्टर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली डिपेंड करने का क्या मतलब है कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बट जो एरिया है उस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। इन्वर्सली डिपेंड करने का क्या मतलब है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसी दो पॉइंट्स को लेकर के हमने एक इक्वेशन बनाई दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो एल यहाँ लेंथ है और ए क्या है, एरिया। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, रो। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और इस रो का नाम है रजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रजिस्टिविटी। आप हेडिंग देख सकते हैं ऊपर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ध्यान देंगे एक रिलेशन हमने ओम्स लॉ का पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, और एक रिलेशन ये हमारे पास है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है। इसके बारे में अभी हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रजिस्टिविटी क्या होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है। रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद लेंथ एंड इनवर्सली विद विड्थ या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपने ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद लेंथ एंड इनवर्सली विद विड्थ। शॉर्ट या थिक वायर जो होगी, शॉर्ट होगी और थिक होगी, स्मॉल रेजिस्टेंस। लॉन्ग या स्किनी वायर जो होगी वो लार्ज रेजिस्टेंस होगा। शॉर्ट थिक वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल, लॉन्ग स्किनी वायर का रेजिस्टेंस लार्ज, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चारों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस और एरिया के इन्वर्सली। शॉर्ट थिक वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल होगा और लॉन्ग स्किनी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ये इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी है, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहाँ R रेजिस्टेंस है, रो मैंने आपको क्या बताया है, रेजिस्टिविटी, एल यहाँ लेंथ है और ए क्या है, एरिया। इसी रिलेशन से ही हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालते हैं। सपोज कर लो हम लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं और एरिया हम ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे, अगर हम L और A की जगह 1 रख दें तो R किसके बराबर हो जाएगा, रो के। अगर L और A की जगह हम 1 रख दें तो R विल बिकम इक्वल्स टू रो, मीन्स रजिस्टिविटी किसके बराबर हो गई, रजिस्टेंस के। तो यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, दस द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की वो रोड, वो लेंथ जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और जिसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर। दोबारा से मैं इसको एक बार बोलती हूँ कि रजिस्टिविटी 1 मीटर लेंथ और 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो उसका उस 1 मीटर लेंथ पर कितना रजिस्टेंस है वो उसकी रजिस्टिविटी है। इट मीन्स जो रजिस्टिविटी है ये किसी सब्सटेंस की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है रजिस्टिविटी, जो कि हमें बताती है कि पर यूनिट लेंथ पर और एरिया पर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कोई सब्सटेंस, यूनिट लेंथ पर और यूनिट एरिया पर। यूनिट का मतलब क्या होता है 1, तो वो रजिस्टिविटी होती है। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि इसको हमने किस पे डिफाइन किया है, 1 मीटर पर और 1 मीटर स्क्वायर पर। एरिया भी हमने 1 लिया है और लेंथ भी हमने कितना लिया है, 1 लिया है। तो लेंथ और एरिया की वजह से रजिस्टिविटी पर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो रजिस्टिविटी
पर्टिकुलर मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, बट रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। ध्यान देंगे। तो ये रेजिस्टिविटी जो है ये यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पर हमें क्या बताती है, रेजिस्टेंस बताती है। रेजिस्टिविटी हमें यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पर रेजिस्टेंस बताती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसकी यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप देखेंगे ऊपर वाले रिलेशन से अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए हमने ओम लगाया, एरिया के लिए हमने मीटर स्क्वायर लगाया और लेंथ के लिए हमने क्या लगाया, मीटर। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी की यूनिट बनेगी वो बनेगी ओम मीटर और इसका सिंबल है ओमेगा मीटर। ध्यान देंगे। जो रेजिस्टिविटी होती है सब्सटेंस की, मैंने अभी बताया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, मतलब लेंथ और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। जो रजिस्टिविटी होती है एलॉयज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एलॉयज़ की रजिस्टिविटी के बारे में। सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी एलॉयज़ की होती है प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ये रजिस्टिविटी का कंसेप्ट था। तो रजिस्टिविटी क्या है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पर जो रजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज़ रजिस्टिविटी। और ये लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ टेम्परेचर पर। ध्यान देंगे, नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बट रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। बट रजिस्टिविटी 2 ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर पर। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रजिस्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं और वॉल्यूम रजिस्टिविटी भी कहते हैं। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑल्सो नोन एज रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और वॉल्यूम रजिस्टिविटी इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है that quantifies how strongly a given material opposes the flow of electric current, जो कि ये बताती है हमें कि कितना स्ट्रोंगली कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करेगा। और अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। ध्यान देंगे, रेजिस्टिविटी क्या बताएगी, कितना स्ट्रोंगली कोई मटेरियल अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, और उस इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इस टेबल में देखेंगे रेजिस्टिविटी हमें गिवन है। सबसे ऊपर आप देखेंगे सिल्वर, सिल्वर क्या है, मेटल है, कंडक्टर है। तो इसकी रेजिस्टिविटी में आप देखें 1.59 इंटू 10⁻⁻8। सिल्वर इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टिविटी एज इट इज़ अ कंडक्टर। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम नीचे आते हैं इस टेबल में, तब हम बीच में देखते हैं यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आप देखते हैं इनकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 0.46 और 640। और उसके नीचे हम आते हैं ग्लास, हार्ड रबर, सल्फर और क्वार्ट्ज, ये सारे ही क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर हैं, और उसके ऊपर जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो सारे क्या हैं, मेटल कंडक्टर। तो मेटल्स की या कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है। आप देख रहे हैं 10⁻⁻8 -8 दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम की मिड मिलाई करेगी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के, और इंसुलेटर्स की आप देख सकते हैं 10⁻10 to 10⁻14, 10⁻13, 10⁻15, 10⁻16। मीन्स इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बहुत ही ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको बहुत स्ट्रोंगली अपोज करता है इंसुलेटर, और जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज नहीं करता है। तो कंडक्टिव रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स की कम होती है और इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा होती है। अब है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ
कि जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो कंडक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, और सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो जहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है लाइक कंडक्टर्स, और जहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है वहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, जैसा कि सेमीकंडक्टर में है। अब ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, यहाँ से हम ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो आपको वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। इसमें वोल्टेज 24 वोल्ट दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको 60 ओम दे रखा है, करंट यू हैव टू कैलकुलेट। तो हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, दैट इज़ आर इक्वल्स टू वी बाय आई। आई और आर को रिप्लेस करेंगे, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो आई क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू हम रखेंगे 24 और आर का वैल्यू 60, तो आई की वैल्यू आएगी 0.4 एम्पियर। तो करंट कितनी आ जाएगी, 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रोज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। वट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रो व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। आप इसी सेम आयरन को जब 110 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो कितना करंट ड्रॉ करेगी। तो यहाँ आपको दो वोल्टेज दे रखी हैं, एक करंट दे रखी है और आपसे करंट की ही वैल्यू पूछी है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, एक इलेक्ट्रिक आयरन को पहले आप 220 वोल्ट देते हैं, 220 वोल्ट देते हैं और वो 3.4 एम्पियर करंट ले रही है। अब उसी सेम आयरन को ही आप वोल्टेज चेंज करके लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो मटेरियल है हमारे पास, जो सब्सटेंस है वो सेम है, तो वहाँ रेजिस्टेंस उसका चेंज नहीं होगा। एक ही रेजिस्टेंस को, एक ही सब्सटेंस को आप एक बार 220 वोल्ट दे रहे हैं और उसी सब्सटेंस को आप दूसरी बार कितना वोल्ट दे रहे हैं, 110 वोल्ट। तो यहाँ आर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ इसलिए मैंने नाम दिए V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, I1 इक्वल्स टू 3.4 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 110 वोल्ट, और हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, I2। तो यहाँ देखेंगे इस पैराग्राफ में, अप्लायंस इज कनेक्टेड, सेम अप्लायंस इज कनेक्टेड विद टू डिफरेंट वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम। तो हम ओम्स लॉ यहाँ लगाएंगे, पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे। हमें V1 और I1 को यूज़ करके वी विल कैलकुलेट आर। तो आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ, 64.7 ओम। इस आर की वैल्यू को हम सेकंड डाटा में यूज़ करेंगे। आर हमारे पास 64.7 है, राइट साइड में आप देखेंगे आर है 64.7 ओम, और V2 दूसरा वोल्टेज हम कितना लगा रहे हैं, 110, तो हम I2 निकालेंगे। तो I2 किसके बराबर होगा, V2 बाय आर के। तो यहाँ से आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी कम्स आउट 1.7 एम्पियर। V2 की वैल्यू आप 110 रखेंगे और R की वैल्यू आप 64.7 पुट करेंगे। आप यहाँ इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। I2 इक्वल्स 110 ओवर 64.7। ध्यान देंगे राइट साइड में I2 इक्वल्स 110 अपॉन 64.7। ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट I2 इक्वल्स टू 1.7 एम्पियर। अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स, दोनों न्यूमेरिकल्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और इनकी आंसर की मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी आंसर की आप मैच करेंगे। फिर अच्छे से ये आप पेज को देख लें। दिस इज़ योर होमवर्क, ऑल ऑफ यू हैव टू सोल्व these 5 questions and send me the answer key. These are 3 NCERT questions. जितना भी अभी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड ये NCERT क्वेश्चंस हैं। 3 इनके भी आंसर्स आपने लिखने हैं और मुझे इनका क्लिक भेजना है। दिस इज़ योर होमवर्क, दीज 2 पेजेस आर फॉर योर होमवर्क।
आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।